हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर और मैंने जो क्वालिफिकेशन करी है वो मैंने मास्टर्स प्लस यूजीसी नेट करा हुआ है। 2 सालों का मुझे ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट्स को मैंने मेंटोर करा हुआ है और पॉलिटिकल साइंस मेरा जो एक्सपर्टीज सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। क्लासेस की फ्री PDF वगैरह, नोट्स वगैरह, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है, करंट अफेयर की न्यूज़ है या फिर कहीं पे कोई जॉब की पोस्टिंग आती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। ठीक है, तो याद से आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे मेरे साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मिलती रहती है। और ये एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर। क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलती है। तो आप मेक श्योर करना कि दोनों ही टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे मिस ना हो, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। ठीक है, अब हम क्लास को शुरू करेंगे। हमने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से हमारी क्लास जो है वो शुरू करी थी। पार्ट 1 आई हैव ऑलरेडी टेकन कल, यानी कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 को ऑलरेडी कवर कर लिया था, जहाँ पे हमने आपके जो अडोलसेंट लर्नर्स होते हैं, जो आपके वयस्क अधिगमकर्ता होते हैं, उसके बारे में हमने वहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक है, सॉरी, जो आपके किशोर अधिगमकर्ता होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि किशोर अधिगमकर्ता क्या होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। इनमें क्या क्या है ना विकास होता है, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक विकास कैसे होता है, सोशल यानी कि सामाजिक विकास कैसे होता है, फिजिकल यानी कि आपका जो शारीरिक विकास है, इमोशनल यानी कि आपका जो भावनात्मक विकास है वो किस प्रकार से इनमें होता है, वो सब हमने यहाँ पे इससे प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज हम बात करेंगे अडल्ट लर्नर्स यानी कि वयस्क अधिगमकर्ताओं के बारे में। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अडोलसेंट लर्नर्स के बारे में देख लिया था। आज हम वयस्क अधिगमकर्ताओं के बारे में देखेंगे, यानी कि आपके अडल्ट लर्नर्स के बारे में देखेंगे। आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है अडोलसेंट लर्नर्स एंड अडल्ट लर्नर्स। तो अडोलसेंट के बारे में ऑलरेडी देख लिया है, अडल्ट के बारे में आज हम देखेंगे और इस टॉपिक को यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं अडल्ट लर्नर्स से। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अडल्ट होते कौन है। मैंने आपको कल की वीडियो में कुछ स्टेजेस बताए थे कि अडोलसेंट की कुछ स्टेजेस होती है, कुछ चरण होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 18 से 19 साल तक का जो बच्चा है वो आपका अडोलसेंट कहलाता है, यानी कि किशोर अवस्था में कहलाता है। फिर 19 से 20 साल के बाद का बच्चा जो है वो आपका बच्चा नहीं होता है, फिर वो आपका वयस्क हो जाता है, वो आपका अडल्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे कोई एज पूछे तो बताना है कि 18-19 साल तक बच्चा क्या रहेगा, किशोर अवस्था में रहेगा। उसके बाद में 20 साल के बाद में आप अडल्ट हो जाओगे, आप वयस्क हो जाओगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका पहले तो हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और फिर इसमें कौन कौन से विकास होते हैं हम उसको देखेंगे। तो वयस्क अधिगमकर्ता 25 साल और उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों की एक विविध समूह होता है, जिनके पास सांस्कृतिक, शैक्षिक पृष्ठभूमियों, वयस्क जिम्मेदारियों और कार्य अनुभवों का एक विविध अनुभव होता है। 25 साल वाले जो लोग होते हैं वे आपके वयस्क अधिगमकर्ता कहलाते हैं। इनके पास में सांस्कृतिक, शैक्षिक पृष्ठभूमियों के काफ़ी सारी है ना एक्सपीरियंसेस होते हैं, काफ़ी सारे अनुभव होते हैं, कार्य के अनुभव होते हैं, काफ़ी सारे इनके पास में अलग अलग अनुभव जो है वो होते हैं। क्योंकि 25 साल का हो चुका है आदमी, अब छोटा बच्चा तो है नहीं, तो 25 साल का है तो लाइफ में काफ़ी सारी जगह हाथ पांव मारे होंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बुरे अच्छे, काफ़ी सारी अनुभव जो है वो इनको हुए होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे अनुभव जो है इस एज तक आने के बाद में आपको हो जाते हैं। ठीक है, अब इनके कुछ बदलाव हैं या फिर इनकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है आपको यहाँ पे पढ़नी है। और जब मैं आपको इनकी विशेषताएं बताऊंगी, अडल्ट के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाऊंगी, तो आपको जो अडोलसेंट की हमने विशेषताएं देखी थी उससे कंपेयर करके आपको पढ़ना है कि उनमें और इनमें फ़र्क क्या है, क्योंकि ऐसे आपके सवाल एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला है दे आर सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि वयस्क अधिगमकर्ता स्वयं निर्देशित होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। अब अगर कोई छोटा बच्चा है, अब छोटा बच्चा छोड़ो, हम अपनी ही बात कर लेते हैं। जब पहले हम छोटे थे बचपन में, तब टीचर हमको बताता था कि आपको ये होमवर्क करना है। मम्मी बोलती थी तू पढ़ ले, कल तेरा एग्जाम है। पापा बोलते थे तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। ठीक है, अब बड़े हो गए तो हमें समझ आ गई, अब हम खुद ही पढ़ाई कर लेते हैं। कोई हमको बोलता नहीं है कि तेरे को पढ़ना है, तेरे को लाइफ में क्या करना है, तेरा फ्यूचर क्या है, तेरा करियर क्या है, कोई बोलता नहीं है। हमको खुद से ही पता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, हम अब स्वयं निर्देशित हो चुके हैं, हम सेल्फ डायरेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि हम अडल्ट की उम्र में आ चुके हैं। तो यही बोला हुआ है कि अडल्ट क्या है, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं।
ठीक है। लेकिन जो अडोलसेंट है वो सेल्फ डायरेक्टेड नहीं होते हैं, स्वनिर्देशित नहीं होते, उनको बोलना पड़ता है। वो छोटे बच्चे हैं ना, उनको पता नहीं है तो उनको गाइडेंस देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, ठीक है, ये अंतर है। फिर केपेबल फॉर देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अडल्ट बच्चे होते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों के लिए सक्षम होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों के लिए क्या होते हैं, केपेबल होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं ले सकते, उनके मम्मी ध्यान रखेगी, उनको पापा ध्यान रखेंगे, उनके बड़े भाई बहन जो होते हैं वो उनका ध्यान रखते हैं। लेकिन अडल्ट हो चुके हैं आप, 20-25 साल के हो चुके हो, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी सारी चीज़ों का, तो आप अपनी खुद की जिम्मेदारियां खुद उठा सकते हो, इतने केपेबल हो जाते हो, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, दे आर वॉलंटरी लर्नर्स वांट टू लर्न विदाउट एनी प्रेशर। जो अडल्ट लर्नर्स होते हैं वो आपको विलिंगली लर्न करने की कैपेबिलिटीज उनके अंदर देखने को मिलती है, वो इच्छुक लर्नर्स होते हैं, वॉलंटरी लर्नर्स होते हैं। अब अडल्ट में और अडोलसेंट में क्या डिफरेंस होता है, अडोलसेंट बच्चे जो है उनको बोलना पड़ता है कि तो ऐसा कर ले, तो वैसा कर ले, लेकिन अडल्ट बच्चा जो है वो अपनी इच्छा से करता है। उसको अगर इच्छा से किसी चीज़ की तैयारी करनी है वो खुद की इच्छा से करेगा, आप उस पर दबाव डालोगे तो वो दबाव के मारे वो चीज़ नहीं कर पाएगा या फिर बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा। तो अडल्ट बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, वॉलंटरी लर्नर्स होते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से वो चीज़ों को करना पसंद करते हैं। तो हिंदी में क्या बोला है, वे स्वैच्छिक सीखने वाले होते हैं, बिना किसी दबाव के सीखना चाहते हैं, ठीक है। अडल्ट बच्चे चाहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ज़्यादा दबाव मुझ पे मत दो, मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी चीज़ों को सीख सकता हूँ, ठीक है। आगे क्या बोला है, अडल्ट बीइंग वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट शुड बी यूटिलाइज इन देयर लर्निंग। अब अडल्ट के पास मैंने बताया 20-25 साल का बच्चा हो चुका है, काफ़ी सारे अनुभव आ चुके हैं उसके पास में, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस आ चुके हैं उसके पास में, तो हमको अडल्ट के एक्सपीरियंसेस को काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पर यूटिलाइज करना चाहिए। यंग बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, काफ़ी सारा अनुभव किया है उन्होंने, काफ़ी अलग अलग जगह पे उन्होंने एक्सपीरियंसेस किए होंगे अच्छे बुरे, तो उनके एक्सपीरियंसेस को हमको क्या करना चाहिए, उपयोग में लेना चाहिए और नई नई चीज़ों को बनाने में उसको हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। तो ये बोला है, वयस्क विभिन्न प्रकार के अनुभव लेकर आता है जिसका उपयोग उनकी शिक्षा में किया जाना चाहिए, वयस्क को आगे बढ़ाने के लिए उनके अनुभव का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे क्या बोला है, अगला पॉइंट, अडल्ट आर रिजल्ट ओरिएंटेड। अब जो वयस्क बच्चे होते हैं, जो अडल्ट बच्चे होते हैं, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसके फल की चिंता करते हो, भाई मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम क्लियर होना चाहिए, मेरा नौकरी लगनी चाहिए, सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, तो आप रिजल्ट ओरिएंटेड होते हो। कोई भी काम ऐसे फालतू ठाले बैठे हो तो चलो कर लेते हैं, इसके लिए नहीं करते हो, है ना। तो वैसे ही अडल्ट बच्चे जो होते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, कि उनको कुछ भी काम करते हैं तो उनको रिजल्ट की चिंता होती है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो रिजल्ट क्या होगा इसका, ठीक है। पढ़ाई हो चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का परिणाम क्या होगा, वो परिणाम के टुवर्ड्स ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, तो रिजल्ट है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं आपके अडल्ट बच्चे। यहाँ पे बोला हुआ है वयस्क जो है वो परिणाम उन्मुख होते हैं। ऑप्शन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 5 बोल रहा है कि है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड यानी कि परिणाम उन्मुख होते हैं आपके वयस्क बच्चे, ठीक है। फिर क्या बोला है, स्केप्टिकल यानी कि डाउटफुल अबाउट न्यू लर्निंग एंड वांट टू टेस्ट आइडियाज बिफोर एक्सेप्टिंग देम। अडल्ट बच्चे जो हैं वो डाउटफुल होते हैं, नई चीज़ों को जब सीखते हैं तो वो स्केप्टिकल होते हैं, डाउटफुल होते हैं। छोटे बच्चे को कोई भी टीचर आके कुछ भी पढ़ा रहा है, कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है, वो मान लेता है, पर बड़ा बच्चा है ना, तो जब तक वो अपने पुराने टीचर से पढ़ रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही टीचर चेंज कर दिया तो उसके दिमाग में डाउट होगा कि क्या ये टीचर खुद क्वालिफाइड है क्या एग्जाम, क्या इस टीचर को खुद को आता है क्या, इस टीचर को कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं भी कभी कोई पढ़ाती हूँ तो बच्चे पूछते मैडम आप अपना है ना इंट्रोडक्शन दिया करो, आपने क्या करा हुआ है, आप क्या करते हो, ये सब कुछ अपने बारे में बताया करो, ताकि बच्चों को पता चले। वो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल होते हैं कि जो टीचर हमको पढ़ा रहा है, जो हमारे साथ में हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो अडल्ट बच्चे जो है वो क्योंकि समझदार है तो सवाल जवाब करेंगे ही करेंगे, तो अडल्ट बच्चे जो है वो डाउटफुल होते हैं न्यू लर्निंग्स को लेकर, ठीक है। आगे क्या बोला है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, आंतरिक मोटिवेटेड होते हैं। जो अडल्ट बच्चे हैं वो अंदरूनी मोटिवेशन उनके अंदर होता है, बाहर से हमको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं होती है। अब दो तरीके का मोटिवेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है आपका इंटरनल, ठीक है। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है ना छोटे बच्चे हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें हैं जो हम बाहर से देते हैं, एक तो आपके अंदर से आपके मन से आवाज़ आ रही कि मुझे ये चीज़ करनी है, एक आपसे बाहर के लोग जो हैं, मम्मी हो गई, पापा हो गए, भाई बहन, दोस्त यार, ये सब बोल बोल के करवा रहे हैं, तो वो होता है आपका एक्सटर्नल, ठीक है। तो छोटे बच्चे जो है इनको बोल बोल के करवाना पड़ता है कि तू पढ़ाई कर ले, तेरा पेपर है, तू पढ़ाई कर ले, तेरा पेपर है। लेकिन जो बड़े बच्चे हो चुके हैं, जो अडल्ट बच्चे हो चुके हैं, उनको पता है कि भाई 2 महीने बाद मेरा पेपर है, 4 महीने बाद मेरा एग्जाम है, 1 साल बाद मेरा पेपर है, वो
खुद से ही अपनी पढ़ाई लिखाई जो है, जो भी वो करते हैं वो खुद से ही करते रहते हैं, उनकी अंतरात्मा की बात सुनते हैं और अपने इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, आंतरिक मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। फिर गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि ये उद्देश्य ओरिएंटेड होते हैं, इनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के ये कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, अडल्ट आर प्रैक्टिकल एंड नीड टू नो द इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग। अब अडल्ट बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं, जो भी वो पढ़ रहे हैं, जो भी वो सीख रहे हैं, उसके टुवर्ड्स उनको प्रैक्टिकल चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं रियल लाइफ से एग्जाम्पल रिलेट करके आपको बताती हूँ, ताकि आप बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ जाओ। तो अडल्ट बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, इमोशनल बैरियर्स क्या होते हैं इनके अंदर, इफ़ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आर नेगेटिव इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट ऑन लर्निंग ऑल्सो। यानी कि अगर ये पॉइंट हमने देखा था अडोलसेंट वाले में भी, है ना, तो क्या बोला है यहाँ पे, अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हो चुका है किसी बच्चे के साथ में, किसी इंसान के साथ में, जो खराब एक्सपीरियंस हुआ है, नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो एक्सपीरियंस से उसके मन में डर जो है वो बैठ जाता है और ज़िंदगी भर फिर वो डर उसके मन में रहता ही है। ठीक है, तो ये इमोशनल बैरियर भी होते हैं आपके अडल्ट वाले बच्चों के अंदर, अडल्ट वाले लोगों के अंदर। ठीक है, हिंदी में क्या बोला है, ये नीचे के 4-5 पॉइंट हिंदी में देख लेते हैं। 6th हमने देखा था कि नई सीखने के प्रति संशय होना तथा विचारों को स्वीकार करने से पहले उनका परीक्षण करना चाहते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं, शंकालु होते हैं, डाउटफुल यानी कि स्केप्टिकल होते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिससे हम पढ़ रहे हैं, क्या वो सही तो पढ़ा रहा है, वो खुद तो क्वालिफाइड है, उनको खुद को तो पता है, ऐसे करके वो डाउटफुल होते हैं। आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, इंटरनल मोटिवेशन उनके अंदर होता है, उनको बाहर से किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि तू ऐसा कर ले, उनकी अंतरात्मा ही उनको बोलती है, वो अपनी आत्मा की बात सुनते हैं और अपने मन से मोटिवेटेड होते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं। ठीक है, फिर लक्ष्य उन्मुख होते हैं, भाई वो लक्ष्य के टुवर्ड्स काम करते हैं, कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है इन लोगों का, उस गोल के ऊपर ये काम करते हैं। एक तो हमने देखा कि ये वयस्क जो है वो परिणाम उन्मुख होते हैं, रिजल्ट के लिए काम करते हैं, इनका कोई ना कोई गोल होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो ये उद्देश्य उन्मुख भी होते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है, वयस्क व्यवहार है ना, व्यवहारिक होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल होते हैं और उन्हें जो कुछ वे सीख रहे हैं उसका महत्व और प्रासंगिकता जानने की आवश्यकता होती है कि जो भी बच्चे सीख रहे हैं वो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक होते हैं और भावनात्मक बाधाएं भी होती है इनके अंदर कुछ, वो क्या होती है, यदि पिछले अनुभव नकारात्मक हैं तो इसका निश्चित रूप से सीखने पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि किसी के साथ में कोई भी नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है, अपनी पास्ट लाइफ में कोई भी गलत चीज़ हुई है, तो उसका डर जो है, उसके वो नेगेटिव जो विचार है वो उसके मन में बैठ जाते हैं कि भाई आगे भी मेरे साथ में ऐसा कभी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ में, इसको हम बोलते हैं भावनात्मक बाधाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके अडल्ट लर्नर्स की विशेषताएं होती है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया तो ये पॉइंट टू पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे, पूछ भी सकते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड कौन होते हैं, गोल ओरिएंटेड कौन होते हैं, अडोलसेंट होते हैं या फिर अडल्ट होते हैं। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि अडल्ट और अडोलसेंट जो है, वयस्क और आपके किशोर अवस्था वाले बच्चे हैं, उनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो ये अगर आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया इसको, तो फिर समझ के आधार पे जो भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो सिलेबस से ही आएगा, और सिलेबस तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो फिर समझ जाओगे। अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो क्वेश्चन का आंसर भी इजीली दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, कुछ आपके लर्नर्स की विशेषताएं जो है वो पूछी जाती है एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत बार पूछा जाता है कि भाई ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं होती है लर्नर्स की जो कि टीचिंग को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले तो प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर इन द रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, भाई बच्चा जो है उस सब्जेक्ट के बारे में पहले से क्या जानता है, क्या नहीं जानता है, वो टीचिंग को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करता है। फिर इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर, बच्चे का रुचि किस में है, बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, वो भी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आपका रुचि है तब तो आप मन से पढ़ोगे, लेकिन रुचि ही नहीं है तो फिर आप अपने मन से पढ़ोगे ही नहीं, उस चीज़ को बोरिंग फील होगी आपको, है ना। तो टीचिंग को इन्फ्लुएंस ये भी करता है। फिर मोटिवेशन, अगर बच्चे मोटिवेटेड हैं, है ना, वो प्रेरित हैं चीज़ों को सीखने के लिए, तो भी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करते ही, ये मोटिवेशन भी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करता है। बच्चे अगर मोटिवेटेड नहीं है तो उनका मन ही नहीं करेगा पढ़ने के लिए, और पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा तो टीचर क्या पढ़ा लेगा, नहीं पढ़ा पाएगा। तो जो मोटिवेशन है वो भी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करता है। स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड रेडीनेस टू लर्न, बच्चे का स्टाइल कैसा है, सीखने का स्टाइल, मतलब वो फैशन और स्टाइल वाला स्टाइल नहीं, आप किस प्रकार के लर्नर हो, अलग अलग प्रकार के लर्नर होते हैं, तो लर्निंग का स्टाइल कैसा है वो भी टीचिंग को इन्फ्लुएंस
करता है, और रेडीनेस टू लर्न, यानी कि आप हर समय सीखने के लिए उत्सुक होते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। पांचों पॉइंटर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे एज इट इज पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछेंगे। इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, आपको 4 कथन दे देंगे, पूछेंगे कि बताओ इन्फ्लुएंस टीचिंग को कौन कौन सी चीज़ें करती है, जिसमें से एक पॉइंट दे देंगे इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, मोटिवेशन, या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चा कितना अमीर है कितना गरीब है। तो बताओ क्या अमीर और गरीब का कोई फर्क पड़ेगा पढ़ाने लिखाने पे? भाई सारे बच्चे बराबर होते हैं, कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है ये कोई इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट वाला, मोटिवेशन वाला और इन पांचों में से कोई भी कथन हो जाएगा तो वो उसका आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेने कि ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी टीचिंग को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि शिक्षार्थी की विशेषता जो शिक्षण को प्रभावित करती है, विषय के संबंध में शिक्षार्थी का पूर्व का अनुभव कैसा है, शिक्षार्थी की रुचि कैसी है, शिक्षार्थी का प्रेरक अभिविन्यास कैसा है, सीखने की शैली और सीखने के लिए तत्परता। ठीक है, आगे क्या बोला है, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो टीचिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, ये भी पता होना चाहिए। शिक्षार्थी की विशेषताएं जो कि शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है, तो कौन कौन सी चीजें जो है वो शिक्षण को प्रभावित करती है वो देख ली है हमने। अब कौन कौन सी शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 2 सवाल आपके एग्जाम में पूछते हैं। एक तो पूछेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके शिक्षण को प्रभावित करती है, एक पूछेंगे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके शिक्षण को प्रभावित नहीं करती है। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ द लर्नर एंड द टीचर, भाई शिक्षार्थी और शिक्षक के पारस्परिक संबंध। अब टीचर और बच्चे के बीच में क्या संबंध है, अच्छे संबंध है, नहीं संबंध है, इससे टीचिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर बच्चा आपके है ना पड़ोसी का बेटा है, बच्चा आपके नाने चाचे मामे का बेटा है, तो भी आपका टीचिंग के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसको तो अच्छे नंबर दे दिए बाकी बच्चों को अच्छे नंबर नहीं दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो भी संबंध है बच्चे के साथ में वो टीचिंग को इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित नहीं करता है। फिर लर्नर्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि, बच्चा जो है वो कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके पापा बिजनेसमैन है, उसके पापा टीचर है, उसके पापा डॉक्टर है, उसके पापा जो है वो खेती करते हैं, किसान है, इससे टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे बच्चे बराबर है, चाहे कोई अमीर बाप की औलाद है चाहे कोई गरीब बाप की औलाद है, सब सेम ही होते हैं। ठीक है, तो शिक्षार्थी की जो है ना आर्थिक पृष्ठभूमि है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी शिक्षण पे, आपकी टीचिंग पे। फिर आगे क्या बोला है, लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड, शिक्षार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब बच्चा कैसे फैमिली बैकग्राउंड से आता है, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने भाई है, कितनी बहन है, इससे भी शिक्षण में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिससे शिक्षण में कोई भी है ना जो इन्फ्लुएंस है वो नहीं होता है, शिक्षण प्रभावित नहीं होता है। और ऊपर के जो 5 पॉइंट अभी हमने देखे, ये 5 पॉइंट वो ऐसी चीजें हैं जो कि आपके शिक्षण को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है जो आपके शिक्षण को प्रभावित करते हैं। और शिक्षार्थी की है ना शिक्षक के पारस्परिक संबंध कैसे हैं दोनों के बीच में, शिक्षार्थी और शिक्षक के, ये शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। उसकी आर्थिक भूमि कैसी है, आर्थिक बैकग्राउंड कैसा है, या फिर उसकी पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है बच्चे का, वो भी टीचिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आज की क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। शॉर्ट एंड स्वीट सी क्लास थी, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना आपको क्लास कैसी लगी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहती है। फ्री नोट्स वगैरह, आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता है तो भी आप मेरे को यहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर मेरे पास में कोई भी फ्री मटेरियल होता है तो मैं यहाँ पे शेयर करती रहती हूँ। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैडम क्वेश्चन की PDF दे दो, मैडम इसके नोट्स दे दो, मैडम हिंदी के, इंग्लिश के, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के नोट्स दे दो। तो मेरे पास में होते हैं तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, नहीं भी होते हैं तो मैं कहीं ना कहीं से मंगवा लेती हूँ, जुगाड़ कर लेती हूँ, डाउनलोड कर लेती हूँ और आप तक पहुँचा देती हूँ। ठीक है, तो आप अपनी बातें कैसे बता सकते हो मुझे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हर्षिता मैम की पाठशाला आपको सिंपली टाइप करना है टेलीग्राम पे, और वहाँ पे मेरी ऐसी पिक्चर दिख जाएगी। अब तो आप मेरे को पहचानते ही हो, तो मेरी फोटो को आप देख के पहचान सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को, और उसको ज्वाइन कर लेना। और ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है लर्निंग टुगेदर, हमारे यूट्यूब चैनल का कॉमन टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हमारी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो आप याद से दोनों ही चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।